हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 3। तो जो टॉपिक्स आज हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है डार्विन्स थियरी, फिर हम देखेंगे कि लामार्किज्म क्या होता है, फिर हम देखेंगे स्पेशिएशन क्या होता है और फाइनली हम समझेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ओके, तो एक ही करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ बताया है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। मतलब कि अगर हम एक जंगल का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो वो एनिमल्स जो है हमेशा आपस में स्ट्रगल करते हैं, आपस में फाइट करते हैं ताकि वो उस जंगल में सर्वाइव कर सकें। तो ऐसा ही हम लोग को डिफरेंट एनिमल्स में भी देखने को मिलता है और ऐसा ही हम लोग को सेम एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अगर मान लो हम दो लायंस को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों लायंस क्या करते हैं, अपने शिकार को पाने के लिए क्या करते हैं, आपस में फाइट करते हैं। जिसको शिकार पहले मिल जाएगा वो सरवाइव करेगा और जिसको शिकार नहीं मिलेगा वो ओवर द टाइम क्या होगा, कमज़ोर होकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्गेस्ट देखा। अब क्या होता है ना कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, म्यूटेशन की वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर वो चेंजेस अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल होगा तो वह एनिमल ऑटोमेटिकली सर्वाइव करेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई एक स्नो एरिया है तो स्नो एरिया में जिसकी बॉडी वाइटिश होती है उसके सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो आसानी से स्नो में छुप जाएगी और अगर स्नो में छुप जाएगी तो दूसरे एनिमल्स उसको देख नहीं पाएंगे और उसको हंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम कैमल की बात करें तो कैमल भी क्या है, अपने एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरीके से वो फिट हो चुका है। उसके जो, अगर हम बात करते हैं वो डेजर्ट में रहता है तो उसके जो फुट का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, उसको वो थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर है। वाइड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है, उसको डेजर्ट में चलने में हेल्प होता है। ये सब जो अलग अलग उनकी एबिलिटीज़ हैं तो उस हिसाब से वो लोग अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट हैं। अगर हम कैमल को उठा के स्नो एरिया में या फिर एंटार्क्टिका में रख देंगे तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डेजर्ट के हिसाब से तो फिट है लेकिन वो एक पोलार रीजन या फिर स्नो रीजन के हिसाब से फिट नहीं है। तो एनिमल्स जो होते हैं हमेशा अपने एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। अगर वो एनिमल्स के अंदर उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए फिटनेस है तो वो सर्वाइव कर पाएगा वरना वो नहीं कर पाएगा। तो वही हमें यहाँ बताया है, ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म फिट रहते हैं वो लिव करते हैं, जिंदा रहते हैं, और जो नहीं होते हैं फिट वो पेरिश हो जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर। मतलब कि हम लोग जब एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ एक रीज़न नहीं है, सिर्फ बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके थ्रू एवोल्यूशन होता है। अब देखो आगे क्या बताया है, Darwin did not mention any explanation about useful and useless modification। अब देखो यहाँ पे जो ये पूरा थियरी था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, मतलब जो फिट होता है वो सर्वाइव करेगा, ये हमें डार्विन ने दिया था। अब देखो डार्विन ने यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि यूजफुल मॉडिफिकेशन क्या होता है और यूजलेस मॉडिफिकेशन क्या होता है। ओके, अब नेक्स्ट हमें बताया है देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। मतलब देखो कुछ चेंजेस जो होते हैं ना वो स्लोली होते हैं और कुछ चेंजेस सडन होते हैं, तो इसके बारे में भी डार्विन ने कुछ नहीं बताया था। तो ये सब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डार्विन्स थ्योरी से समझ में आते हैं और हमारे मन में कुछ डाउट्स आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बोलें तो काफ़ी ज़्यादा जो साइंटिस्ट लोग हैं वो डार्विन्स थ्योरी में बिलीव करते हैं। और जो डार्विन्स का जो वर्क है, जैसे यहाँ लिखा है, डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन। मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जो हम लोगों ने इसके थ्रू एक्वायर किया था, हमने समझा था। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट हमें थियरी दिया हुआ है लैमार्किज्म। अब देखो जैसे हमें यहाँ बताया हुआ है, लैमार्क प्रपोज दैट morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution। अब देखो हमें यहाँ पर लिखा है morphological changes। morphological मतलब ऐसे behaviors जो हम लोग को बाहर से दिखाई देते हैं, तो जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। तो यहाँ पे लामार्क ने बताया है कि एक ऑर्गेनिज्म में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि नेक ऑफ जिराफ। तो यहाँ पे लामार्क ने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि जिराफ, उन लोग क्या होते हैं कि उनको पेड़ों के ऊंचे ऊंचे पत्ते खाने होते हैं, तो इसलिए वो अपने गले को स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनका नेक जो है वो एक्सटेंड हो जाता है।
ओके, इसलिए हमें देखने मिल रहा है ओवर द टाइम जो जिराफ है वो इवॉल्व होके उनके जो नेक हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। वैसे अगर हम इसमें और एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आयरन स्मिथ होता है या फिर जो लोहार होता है वो क्या होता है कंटिन्यूसली सालों से वो लोहे का काम करता है, तो इसके वजह से उसके जो शोल्डर्स होते हैं, उसके जो कंधे होते हैं वो थोड़ा से वाइड हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, वैसे यहाँ लिखा है विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड ईमू। देखो ऑस्ट्रिच क्या है, एक बर्ड है। अब हमें पता है कि बर्ड्स क्या करते हैं, अपने विंग्स का यूज़ करते हैं उड़ने के लिए, बट जो ऑस्ट्रिच है उसके विंग्स तो हैं लेकिन वो उससे उड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आज के डेट में उसके पास विंग्स तो हैं लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर सकता उड़ने के लिए। ओके, तो उसके विंग जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। फिर हमें दिया हुआ है स्वान और डक का एग्जांपल। अब इनके अगर हम फिट को ऑब्जर्व करेंगे ना तो इनके फिट जो है वो थोड़े से वेब जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं ताकि उनको स्विम करने में इजी हो सके। और फिर हमने लिया यहाँ पे स्नेक का एग्जांपल। तो स्नेक का क्या हो गया, ओवर द लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उनके जो लेग्स हैं वो जो मॉडिफाई होकर डिसअपियर हो गए हैं। तो पहले ऐसा बोला जाता है कि उनके लेग्स थे लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे उन्होंने यूज़ करना खत्म कर दिया, उन्होंने बोरिंग हैबिट स्टार्ट कर दिया, उसके थ्रू उनके जो लेग्स थे वो डिसअपियर होते गए धीरे 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 धीरे। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हमने जो सारे एग्जाम्पल देखे हैं तो देखो लामार्क की जो थियरी था ना उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो सब साइंटिस्ट का ये मानना है कि हाँ हम लोग जो बॉडी में जो हम लोग जो ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं वो ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाता है और जो ऑर्गन्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, जो पार्ट का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे वो ओवर द टाइम वीक होता चला जाएगा। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये पेरेंट्स से बच्चों में पास नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने बताया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो लैमार्किज्म का ये बात तो सही है कि यूज़फुल ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे और जो ऑर्गन्स हम यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। लेकिन लैमार्किज्म में एक चीज़ हम लोग को नोट करना है कि जैसा बताया गया था कि जो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो यहाँ लिखा है हम लोग को द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है मतलब अपने पेरेंट्स से उसको मिला है वही कैरेक्टर्स वो सिर्फ अगले जनरेशन को ट्रांसफर कर सकता है। ओके, तभी नेक्स्ट हमें टॉपिक दिया हुआ है स्पेशिएशन। अब स्पेशिएशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज द इफेक्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब देखो हम लोग बोलते हैं कि एक एनिमल जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि एक कैट फैमिली है मान लो, तो टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, ये हम लोग बोलते हैं कि ये पूरी पूरी कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ओके, तो भले ही इनके एंसेस्टर्स कॉमन रहे होंगे बट आज के डेट में ये सब क्या है अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स बन चुके हैं। अब अगर हम बात करेंगे ये होता क्यों है, तो अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक बियर का एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मान लो हमारे पास एक ब्राउन बियर है। अब होगा क्या, जो अगर मान लो एक ब्राउन बियर किसी कोल्ड रीजन में जाएगा तो दो ग्रुप बन जाएंगे मान लेते हैं। तो एक ग्रुप जो है वो फॉरेस्ट में रह रहा है और एक ग्रुप जो है वो किसी अंटार्कटिका जैसे एरिया में, आर्कटिक जैसे एरिया में रह रहा है। ओके, अब क्या होगा, जो कोल्ड रीजन में है, जो ठंडे एरिया में है, तो उनके बॉडी में उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस आएंगे और जो फॉरेस्ट में रह रहा है उसके बॉडी में उस अपने फॉरेस्ट की तरह से मॉडिफिकेशन आएंगे। अब जो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होंगे तो ओवर 1000 ऑफ ईयर्स क्या होगा, जो आर्कटिक सर्कल के आसपास जो रह रहा है तो उसके बॉडी में जो चेंजेस आएंगे उसके से क्या हो जाएगा, वो पोलार बियर के फॉर्म में आ जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि जो फॉरेस्ट में रह रहा था वो ब्राउन बियर के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अलग स्पीशीज़ बन रहे हैं। तो ये दो स्पीशीज़ बने कैसे, तो हम देख सकते हैं कि जो भले उनके एंसेस्टर्स सेम थे लेकिन उन्होंने डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहे, इसकी वजह से क्या हुआ, दो अलग अलग स्पीशीज़ तैयार हो गए। ओके, तो ऐसे ही स्पीशीज़ तैयार होते हैं। तो हमें यहाँ पे वही बताया है, बिसाइड्स जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। मतलब कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से, उसके बाद फिर जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से, आइसोलेशन मतलब अलग रहना, तो कोई अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, अगर वो अलग अलग रहते हैं तो इससे क्या होगा, वो ग्रुप में अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स डेवलप होते रहेंगे और वही कैरेक्टर्स उनकी स्पीशीज फॉर्म होने में हेल्प करेगा। ओके,
ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि हम कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक मंकी लाइक एनिमल से इवॉल्व हुआ है। तो अगर हम अपने ह्यूमंस के एवोल्यूशन का हिस्ट्री अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले दिखता है कि 7 करोड़ ईयर्स अगो से हमारा एवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो 7 करोड़ ईयर्स अगो जो डायनासोर्स वगैरह एग्जिस्ट करते थे, तो फाइनली 7 करोड़ साल पहले वो डिसअपियर होना हो गए थे पूरी तरह से। अब फिर हम देखते हैं कि 4 करोड़ ईयर अगो, मतलब 4 करोड़ साल पहले क्या हुआ, टेल ऑफ मंकी लाइक एनिमल डिसअपियर्ड। अब जो मंकी जैसे एनिमल थे उनके जो टेल्स थे वो डिसअपियर हो गए। ओके, फिर हम आगे देख रहे हैं कि 2 करोड़ ईयर अगो, मतलब 2 करोड़ साल पहले क्या हुआ, डेवलप्ड इरेक्ट स्ट्रक्चर स्टार्टेड यूजिंग हैंड। अब दिख रहा है हम लोग को ये जो है एनिमल जैसा जो एप एनिमल है ये अब धीरे धीरे इरेक्ट हो रहा है। इरेक्ट मतलब अपने वो 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर रहा है, खड़ा होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, एंड यूजिंग हैंड, अभी उसने हैंड का यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ ईयर अगो, तो 1 करोड़ ईयर अगो जो हमारे पास ये एप है इसको हम कहते हैं रेमेपिथेकस एप। तो इसको कहते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल। तो हम इसे कहते हैं ये जो एनिमल ये जो बीइंग है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है ह्यूमन से। ओके, फिर हम देख रहे हैं कि 40 लाख ईयर्स अगो, अब ये जो एप है एप ग्रो इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट। तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसने यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हम बात करते हैं 20 लाख ईयर्स अगो, तो अब देख रहे हैं कि ये स्टार्टेड वॉकिंग विद इरेक्ट पोस्चर। अब ये प्रॉपरली अपने 2 पैरों पे मूव करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। फिर हम देख रहे हैं कि 1 लाख ईयर अगो, आज से 1 लाख साल पहले क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। अब इनका ब्रेन इवॉल्व होने लगा और इन्होंने फायर का डिस्कवरी कर दिया। तो ये भी एक बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनोवेशन था, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था ये। फिर हम देख रहे हैं कि 50,000 ईयर्स अगो क्या हुआ कि होमो सेपियंस फॉर्म होने स्टार्ट हुए। जो उस टाइम के जो ह्यूमंस थे उनको हम होमो सेपियंस कहते हैं। और फिर 10,000 ईयर्स अगो हमने एग्रीकल्चर, कैटल हर्डिंग और सिटीज़ फॉर्म करना सीख लिया। और फिर हम लोगों ने 5,000 ईयर अगो हमने राइटिंग सीखा। से 5,000 साल पहले हम लोगों ने राइटिंग करना सीख लिया था और उस टाइम से हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। हम लोग को डॉक्यूमेंटेड चीज़ें मिलने लगी, हम लोग को ऐसे कुछ केव्स में पेंटिंग्स मिलने लगे, हम लोग को पुराने पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे। ये सारे हम लोगों ने हिस्ट्री से देखे हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने बोल रहे हैं कि 400 ईयर्स अगो जो हमारा मॉडर्न साइंस है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अलग अलग फील्ड में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगे, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगे। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 200 ईयर्स अगो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और ओवरऑल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला। ओके, तो ये हम लोग को दिखाया हुआ है कि 7 करोड़ ईयर्स अगो से हमारा जो ह्यूमन का एवोल्यूशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था और कैसे हम ऐसे ये मंकी लाइक एनिमल से इवॉल्व होते होते आज ह्यूमन लाइक एनिमल बने हैं। और हम एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारे बॉडी में डेवलपमेंट आ रहा है सिमिलरली हमारे ब्रेन में भी डेवलप आ रहा है। हमारा ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा है और जैसे जैसे हमारा ब्रेन ग्रो करता गया हम लोग और इंटेलिजेंट बनते गए। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर सकते हैं, अगर इसको हमें इजीली याद रखना है तो बस सिंपल से देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो ईयर्स है कंटिन्यूसली हाफ होते जा रहे हैं। तो 7 करोड़ का हाफ होता है 3.5, तो हम उसको 4 करोड़ ले रहे हैं। यहाँ पे 4 करोड़ का हाफ 2 करोड़ आ गया, 2 करोड़ का हाफ 1 करोड़, उसका हाफ 50 लाख होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम ले लेंगे 40 लाख, उसका हाफ आ गया 20 लाख। 20 लाख का डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे हम, आ गए 1 लाख पे, फिर उसका हाफ करके 50,000, फिर 10,000, 5,000, 400 और 200। तो यहाँ पे हम लोग इसको इससे इजीली याद रख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे कैसे ओवर द टाइम हमारा जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है और कौन कौन से अलग अलग टाइम पे हमें कौन कौन से फीचर्स हम लोग ने सीखे हैं, हमें मिले हैं। ओके, तो फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा डार्विन्स थियरी के बारे में। हमने देखा कि जो फिटेस्ट होता है, जो एनिमल फिट रहेगा अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, सिर्फ वही एनिमल सर्वाइव करेगा। फिर हमने समझा लैमार्किज्म के बारे में। तो हमने देखा कि जो यूज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो हम लोग ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और जो अनयूज ऑर्गन्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाता है, वो हमारे बॉडी में उसका कुछ काम नहीं होता। फिर हम देखा स्पेशिएशन के बारे में, मतलब कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को जोग्राफिकली आइसोलेट कर देंगे, मतलब उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट में रखेंगे तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से वो अलग स्पीशीज बन जाएगा। और फाइनली हमने देखा कि ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, कैसे 7 करोड़ ईयर्स के टाइम में हम लोग एक मंकी लाइक एनिमल से इवॉल्व होके आज के जो ह्यूमंस हैं वो फॉर्म हुए हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।